हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। मैं आपको जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसका थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर दो चार्जेस का नेचर सेम हो तो थर्ड चार्ज को हम लोग कहां रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि अगर दो चार्जेस का नेचर डिफरेंट हो तब थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे। और तीसरा और मेजर कॉन्सेप्ट था कि तीनों चार्जेस को ही इक्विलिब्रियम में लाना हो तब क्या करना है। मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा था। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना, हम लोग डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। ये थी लास्ट क्लास की बात। पहली चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। इन सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप कि आपको मजा आएगा। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा था। एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। मैंने उसमें आपको 2 चीजें बताई थी, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, और फिर उसमें एसएचएम से हम लोगों ने रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लास्ट क्लास तक की बात समझ में आ गई थी। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं उसी इक्विलिब्रियम वाले ही प्रॉब्लम पे। अब हम लोग ऐड करते हैं पेंडुलम। अब सबको पता है पेंडुलम क्या होता है। अरे वो पेंडुलम क्या होता है? घड़ी। घड़ी देखा आपने, वो जो दीवार पे पुराने जमाने वाले घर में लगा होता है, और ऐसे एक चीज, ऐसे एक नॉब बॉब ऐसे हिलता रहता है, ऐसे बॉब एक हिलता रहता है, उसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग पेंडुलम पे ही हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने 11th में बहुत ज्यादा किया होगा मैथमेटिक्स में। अब चलो उसी को थोड़ा सा अब हम लोग किस में यूज करने जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि हम लोग 11th भी थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करने वाले हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पढ़ रहे होंगे तो ज्यादा 11th का यूज नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में वो क्वेश्चन एडअप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सिंपली अगर दो चार्जेज हैं तो याद है जब हम लोग मासेस के बारे में पढ़ रहे होते थे या पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे होते थे 11th में, तो हम लोग उस पर बहुत सारे एसएचएम निकाल लेते थे, या फिर उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा ही यूज़ कर रहे हैं, बट यूज़ कर रहे हैं। तब एक तो आपका वो कॉन्सेप्ट सारा रिवीजन हो रहा है, और दूसरा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, वो आपको धीरे धीरे पता लग रहा है। तो चलो अब शुरू करते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम से। पेंडुलम आपको पहले बता दिया कि पेंडुलम होता क्या है। तो अब चलो अब देखते हैं कि मान लो एक रॉड है, ये फिक्स्ड है। मान लो ये रॉड फिक्स है, ऐसे ये वाला, ये ऐसे रॉड मान लो ये फिक्स है। इस पे क्या किया हम लोगों ने, 2 रस्सी लगाया। एक रस्सी यहाँ पे, दूसरा रस्सी यहाँ पे। अब बोलोगे सर अगर रस्सी लगाया तो दोनों दूर दूर क्यों चले गए? मैं बता रहा हूँ क्यों चले गए। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? एल है। तो अब मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है। आप सबको पता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रिंग को एक साथ बांध दिया था। अब क्या हुआ कि इन दोनों में मैंने एक एक चार्ज फिट किया, तो अब क्या होगा, ये दोनों इस पॉइंट से ऐसे हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये दोनों अपने मीन पोजीशन से इस वाले पॉइंट से दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता है, ये पेंडुलम, इसको हम लोग पेंडुलम से बोलते हैं। इसको जरा सा भी हिलाओगे तो वो अपने पोजीशन पे ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे ये इधर उसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये उसको उधर की तरफ फोर्स धक्का दे रहा होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। मेरा वो समझाने का वो नहीं था, मोटिव नहीं था। मेरा समझाने का मोटिव है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है। पहली तो ये लेंथ कितनी है? एल। अब बोलोगे हाँ, मैंने बोला हाँ ठीक है एल है। अब देखो इन दोनों के बीच कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो आपने तो चार्ज बता दिया कि चार्ज ये है प्लस क्यू। लेंथ तो बताओ, तो लेंथ तो तुम फाइंड करोगे। अब मान लो ये टोटल लेंथ कितना है। अगर ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अब सबको पता है कि ये एल साइन थीटा हो जाएगी। अब मत पूछना ये एल साइन थीटा कैसे हुआ। ये अगर देखो ऐसे ऐसे याद करो 11, थोड़ा सा याद करो। देखो अगर ये थीटा है और ये एल दिया हुआ है, अगर मुझे ये लेंथ चाहिए,
अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो कैसे निकालेंगे, अगर वैसा अगर इसको परपेंडिकुलर मान लेते और इसको हाइपोटेन्यूस मान लेते तो साइन थीटा बराबर पी अपॉन एल लिखते हैं, मैंने बोला हाँ लिख दो। तो पी ये है, पी ही फाइंड करना है और एल तो अपने को पता ही है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ अपने को फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, एल साइन थीटा। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया ये कितना होगा, एल साइन थीटा, तो ये भी कितना होगा, एल साइन थीटा। और इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा। अच्छा बताओ कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, एक चार्ज को पकड़ते हैं उस पर बताओ कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। आप बोलोगे अगर मान लिया मैंने इसको पकड़ा तो इस पे एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ लग रहा होगा, उधर की तरफ लग रहा होगा, तो ये मैंने लिख दिया एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दूसरा फोर्स आप बोलोगे सर अगर इसके पास कुछ मास है, अगर ये लटक रहा है तो इसको mg भी तो खींच रहा होगा नीचे, मतलब हाँ खींच रहा होगा, तो mg फोर्स भी लग रहा होगा। फिर एक और फोर्स लग रहा होगा, अब बोलोगे सर अगर ये रस्सी है, अगर ये रस्सी है तो उसमें टेंशन भी हो रहा होगा, और वो टेंशन किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। तो इस पे इस एक चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दूसरा mg लग रहा है और तीसरा क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अगर अपने को तीनों इक्वेशन हम लोग लिख पाए तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो धीरे धीरे करके तीनों इक्वेशन लिखते हैं। पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका इक्वेशन क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर इतना क्वेश्चन करा चुके मैं ही लिख देता हूँ, देखो तो सही, क्यू क्यू तो ऐसे लिख दो के क्यू स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, एल साइन थीटा, तो कितना हो गया 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तुम्हें पता है ये चीज। अब बताओ, अब मैं बोलता हूँ कि एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, टेंशन के कंपोनेंट बताओ। टेंशन यहाँ पे mg तो अपने को पता है, टेंशन भी फोर्स लग रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब बोलोगे हाँ ये थीटा होगा, तो इस टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो रहा होगा, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, एफ ई को। ये अगर एफ ई इधर है तो टी साइन थीटा किधर है, इधर, तो वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यानी कि तीनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तीनों फोर्सेस को अगर हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो उसका नेट कितना होगा, 0 होगा। यानी कि अगर इस पे एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है तो टी जो टेंशन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो उसको इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर ये राइट में लग रहा है तो टेंशन किधर लग रहा होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट किधर लग रहा होगा, लेफ्ट में लग रहा होगा, और वो किसके बराबर होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो टी साइन थीटा बराबर मैं ये लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर ये लिख सकते हो। अब देखो अगर ये टी कॉस थीटा है, टी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। अब बोलोगे हाँ बैलेंस कर रहा होगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। 2 इक्वेशन हो गए। इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर हमेशा, देखो इसमें कितने वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, 1 2, क्यू तो अपने को पता होगा, के तो पता होगा, क्यू वेरिएबल है, एल वेरिएबल है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 मास 5 वेरिएबल हैं। इसमें 5 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल डेफिनेटली दिया होगा, या तो थीटा दे दिया होगा, थीटा क्यू और एल दे दिया होगा, या फिर एम दे दिया होगा, थीटा दे दिया होगा, क्यू दे दिया होगा। तो 3 चीज तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, चाहे वो कितना भारी से भारी क्वेश्चन हो, कितना हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन हो, ये 3 वेरिएबल तो आपको दे ही रखा होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस पर मिलियंस ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसका क्वेश्चन का अंदाजा भी नहीं। मैं 1 2 करा भी दूं, इस पे दूसरा अगर कोई टीचर आएगा तो 10 तरह का क्वेश्चन वो बना देगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस वाले फोर्स, इस वाले चार्ज पे हम लोगों ने देखा कि अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो अगर ये नेट फोर्स इस पे 0 होगा, पहले वाले केसेस में क्या होता था, पहले वाले जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इस पे 2 ही फोर्स हो रहे होते थे, या तो इस चार्ज की वजह से इधर
और इस चार्ज की वजह से इधर। बट अभी वाले केस में थोड़ा सा सीन चेंज है, इसमें टेंशन भी लग रहा होगा, इस वाले चार्ज पे टेंशन भी हो रहा होगा और इस वाले चार्ज पे mg का फोर्स भी लग रहा होगा। तो आपको हम लोग को सारे चार्जेस, सारे फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। तो सारे फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए आपको बेसिक से जाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, पहले लिख दिया हम लोगों ने क्या किया कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, लिख दिया हम लोगों ने। इस पे mg भी लग रहा होगा, वो भी लिख दिया हम लोगों ने। फिर रस्सी में टेंशन होगा, टेंशन भी लिख दिया। अब उस टेंशन फोर्स का हम लोगों ने कंपोनेंट ले लिया कि अच्छा चलो वर्टिकल में उसका कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या है, और ये सारे फोर्सेस अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया। ये इक्वेशन कैसे निकाला, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखना, ध्यान से समझना कि कैसे निकाला, फिर आगे प्रोसीड करना। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 बस ऐसे ही MCQ टाइप। अब बताना, क्वेश्चन है कि फाइंड द मैथमेटिकल, पहला है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दूसरा है θ1 इज लेस देन θ2, तीसरा है θ1 इज इक्वल टू θ2। आप लोग बोल रहे हैं ये लिख क्या रहे हो, बताओ तो सही क्वेश्चन क्या है। लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो ये एक रॉड है, अभी भी ये कहीं फिक्स रॉड है, इस पे रस्सी से 2 चार्जेस को हम लोगों ने बांध दिया था। अब ये क्या है, ये चार्ज क्या है Q1, ये चार्ज क्या है Q2, इसका मास m है और इसका भी मास m है। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि Q1 क्या है, जो Q1 है वो Q2 से ज़्यादा है। मतलब मान लो ये 2 कूलम, ये 3 कूलम हो सकता है, ये 2 कूलम चार्ज हो सकता है, ये 4 कूलम चार्ज हो सकता है, ये 3 कूलम चार्ज हो सकता है, यानी कि Q1 Q2 से ज़्यादा है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने सवाल मेरे से पूछा नहीं कि यहाँ पे जो थीटा था उसको ये वाला थीटा और ये वाला थीटा मैंने इक्वल कर दिया था, बट क्या हमेशा वो इक्वल होगा, अब बोलोगे नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो अब बताओ कि θ1 और θ2 ये है, θ1 और θ2, तो इसका रिलेशन बताना है कि θ1 अभी क्या होगा, θ1 θ2 से ज़्यादा होगा अगर Q1 Q2 से ज़्यादा है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो इस पे θ1 और θ2 की वैल्यू बताओ कि θ1 θ2 से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा या कुछ नहीं होगा, आपको गेस करना और बताना है। तो आप लोग इसे, चलो पहले एक काम करें, इक्वेशन याद करते हैं कि इक्वेशन क्या लिखा था आपने लिखा था, इक्वेशन लिखा था इस वाले पे लिख दिया था ऐसे की तरफ, सारे फोर्सेस उसमें बैलेंस कर दिए थे। आपने लिखा था कि अच्छा T cos थीटा बराबर mg लिख दिया था, मतलब हाँ ये तो मैंने लिखा था। T sin थीटा बराबर आपने लिखा था K Q इंटू Q अपॉन, और क्या लिखा था 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, मतलब हाँ लिखा था। ये भी L, अभी क्या है, ये Q1 और Q2 है, हाँ Q1 और Q2 है। तो अब बोलोगे सर ये तो फोर्स है, ये तो T sin थीटा, मान लो अगर ये T sin थीटा 2 है, ये T sin थीटा 1 है, तो ये इस वाले केसेस में तो नहीं आएंगे, इसका वाले केसेस में θ1 और θ2 तो डिफरेंट है। हाँ मैंने बोला हाँ डिफरेंट है, इस वाले इक्वेशन में डाल के लाओगे, नहीं लाओगे, नहीं आएगा। अभी देखो ये जो इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स अभी भी क्या है 0, और वो जो फोर्स है अभी भी, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। मान लो, देखना ध्यान से देखना कि अभी भी ये वाला अगर मान लो रस्सी में बांधा है मैंने 2 चार्ज को, ये चार्ज और ये एक चार्ज, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे होंगे। इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कुछ भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लो यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे था और जैसे ही चार्ज मैंने डाला तो ऐसे हो गया, तो ये दोनों तो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो भी तो इक्वल ही होगा ना, उसमें एंगल में तो कोई चेंज नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला फोर्स, ये जो दोनों एक दूसरे पे, अभी ये इक्वेशन आपने देखा एक चार्ज पे हम लोगों ने बैलेंस किया था, लेकिन अभी तो हम लोग दोनों चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं ना कि इन दोनों चार्जेस के बीच का एंगल कितना है। तो एंगल बताने के लिए आप बोलोगे सर अगर दोनों पे फोर्स सेम है तो एंगल भी
सेम ही होगा, क्योंकि दोनों ऐसे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसलिए ये θ1 = θ2 हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से देखना, इसको फिर दोबारा समझने की कोशिश करना। तो आंसर क्या होगा, θ1 = θ2। इतनी बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मैं बोला ठीक है, कन्फ्यूजन तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो इसी के। अब भी क्या कर देते हैं हम लोग कि जो इसको मान लेते हैं इसको Q, इसको भी Q1 Q2 हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं मास m1 और इसको मान लेते हैं m2, और मास m1 इज ग्रेटर देन मास m2। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना ऐसे कंपोनेंट में तोड़ तोड़ के, तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे सॉल्व करने में। अब ध्यान से सुनना, एनालिटिक्स यूज करना कि देखो ऐसे ऐसे ध्यान से देखना, ये इस पे लगा हुआ है मास m1, इस पे लगा हुआ है m2, और दोनों पे चार्जेस क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो ऐसे, अगर हम दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो मेरे हाथ में चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, इन दोनों पे चार्जेस इधर उधर रखे हुए हैं, तो इसका मास थोड़ा सा भारी है और इसका मास थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। तो अगर मान लो दोनों एक दूसरे पे इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, तुमने दोनों को बराबर फोर्स से थप्पड़ मारा, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी क्या लगता है कि जो पतला आदमी है ज्यादा हिलेगा? ऑब्वियस है, फोर्स तो तुमने सेम ही लगाया, दोनों पे, मोटे पे भी और पतले पे भी। तो मोटा ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे हुआ, पतला तो पूरा दीवार में सट जाएगा। क्यों? क्योंकि मोटे का मास ज्यादा था और पतले का मास कम था, लेकिन जो फोर्स था वो इक्वल था। फोर्स क्या था, दोनों पे ही इक्वल था, लेकिन इम्पैक्ट किस पे ज्यादा पड़ा? उस हल्के वाले मास वाले पे। सेम यहीं पे पड़ता है, सेम वही वाला केस यहाँ पे भी देना, ध्यान देना कि m1 m2 से ज्यादा है। तो m1 फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे सेम ही लगा रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा हल्का सा हिलेगा, क्यों? ये वाला थोड़ा सा हल्का सा m1 थोड़ा सा हिलेगा और m2 में थोड़ा ज्यादा हिल जाएगा। तो ऑब्वियस देख के ही आप बता दोगे कि Q2 किससे ज्यादा होगा, Q1 से। तो अब भी का आंसर क्या होगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। हो गया, समझ में आ गया? इसको सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। अगर आप एनालिटिक्स यूज करते हो, दिमाग थोड़ा सा लगाते हो, तो तुमको देख के पता चल जा रहा है कि इस क्वेश्चन में Q1 और Q2 का क्या हाल हुआ होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अभी तो हम लोग रस्सी को एक ही पॉइंट पे बांध रहे थे, अब हम लोग रस्सी को अलग अलग पॉइंट पे बांधते हैं और उस केसेस में इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। शुरू करें? चलो, अब तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि मान लो ये वाला एक रॉड था जिसको फिक्स था और 2 स्ट्रिंग से हम लोगों ने चार्जेस को बांधा था, तो एक ही पॉइंट पे लगाया था। अब क्या करते हैं कि अलग अलग एंड पे रखते हैं, यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं और यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं। अब देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। चलो शुरू करते हैं। मान लो ये अभी भी एक रॉड है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पे एक चार्ज को बांध दिया, मान लो ये +Q है, यहाँ पे दूसरे चार्ज को बांध दिया, ये -Q है। तो अभी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये रस्सी ना इधर की तरफ जा रहा होगा और वो उधर की तरफ आ रहा होगा। तो चलो करते हैं, ये +Q इधर आ गया, ये भी -Q, थोड़ा सा तो झूल के इधर आ ही गया, और ये टोटल डिस्टेंस कितना था, D था। रस्सी की लंबाई कितनी है, अब बोलोगे L है। चलो ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। मास Q का मास M है। अब चलो इक्वेशन बनाते हैं कि इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे। वो वाला सिंपल वाला, आप अगर एक पॉइंट पे दोनों चार्जेस लटके हुए थे तो वहां से तो हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया था कि T cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर कर देना, और T sin थीटा किसके बराबर कर देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर देना। वहां से हम लोगों ने ये तो निकाल लिया था। अब चलो इसमें वैसे ही कुछ इक्वेशन बनाते हैं। वैल्यू लाने की जरूरत नहीं है कि आंसर ही लेके आते हैं, नहीं, सिर्फ इक्वेशन बनाते हैं कि 2 इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाली लेंथ बताओ कितनी होगी। आप बोलोगे सर ये L है, ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, L sin थीटा। अभी तो बताया था आपने,
ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। मैंने बोला हाँ हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, डी। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर टोटल लेंथ अगर डी है और ये एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस 2 एल साइन थीटा। मैं बोला हाँ ठीक है, ये तो तुम्हें पता चल गया। अब लोग सर आप इस पे तो एम जी फोर्स इधर लग रहा होगा, एक चार्ज पे हम लोग फोर्सेस बैलेंस करने जा रहे हैं। आप बोलोगे सर इस पे एम जी इधर लग रहा होगा और इस पे इस चार्ज के द्वारा फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। बोला हाँ लग रहा होगा। इसमें टेंशन किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ, हाँ लग रहा होगा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मैं बोला हाँ ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो टी कॉस थीटा बराबर अभी भी क्या लिखोगे आप, अब बोलोगे सर टी कॉस थीटा बराबर अभी भी एम जी लिखो। मैं बोला हाँ ठीक है लिख देता हूँ। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, एफ ई कितना लग रहा है। अब लोग सर एफ ई लिखते हैं अभी, क्यू क्यू तो के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, डी माइनस 2 एल साइन थीटा। अब बोलोगे हाँ सर ये तो पता है, डी माइनस 2 एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस वाले फोर्स को, इस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को टेंशन का कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा। तो अभी टी साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, के क्यू स्क्वायर डी माइनस 2 एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हार्ड है, हार्ड लग रहा है ये। बहुत लोग पेंडुलम प्रॉब्लम्स देखते हैं, बोलते पेन में बंद कर देते, बोलते अपने से सॉल्व नहीं होगा। बट ये पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर आप बेसिक से जाओगे, एक एक स्टेप फॉलो करोगे, आपको डेफिनेटली आंसर आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप डेफिनेटली आंसर करने वाले हो, बस आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना है। ये क्या हार्ड था, नहीं था। हम लोगों ने प्रोसेस को फॉलो किया, इसको सॉल्व कर दिया, खत्म। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करते, कैसे बैलेंस करते, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ढंग का, ताकि अपना जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा हम लोगों ने वो ब्रश हो। तो अब जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा पेंडुलम के, अब थोड़ा सा उसको यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड क्यू आर इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। इस फिगर में ध्यान से देखना कि दो चार्जेस हैं, इनिशियली किस में है, इक्विलिब्रियम में। मान लो क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, लेंथ एल है और इन दोनों के बीच एंगल था 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। और ये दोनों चार्जेस इनिशियली किस में थे, इक्विलिब्रियम में थे। अब क्या हुआ कि इन दोनों चार्जेस को उठा के, अभी दोनों चार्जेस को क्या किया, पकड़ा और खिसका दिया। किधर, कितने एंगल पे खिसकाया, ध्यान से देख लो कि अब भी खिसका के ना इसको यहाँ पे लेके आए, इसको भी थोड़ा सा खिसका दिया, यहाँ पे लेके आए, और ये एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री। अभी इनिशियली किस पे था, इस पे 45 डिग्री। अब खिसका के 53 डिग्री पे ले गए और इसको छोड़ दिया, दोनों चार्ज को छोड़ दिया। तो अभी दोनों चार्ज किधर जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे, पास आ रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे। अब बोलो सर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही भागने की कोशिश करेंगे, अगर दूर हैं तो ऐसे इधर भागने की कोशिश करेंगे शुरुआत में। तो हम हाँ ठीक है भागने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग इसको छोड़ रहे हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे चार्ज का एक्सेलरेशन बताना है। ये जो दो चार्जेस थे प्लस क्यू, ये कितना एक्सेलरेट कर रहे होंगे, कितना इनका एक्सेलरेशन होगा वो आपको बताना है। तो चलो प्रोसेस वाइज सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन मैं हटाऊं ताकि अपने को जगह मिलेगा, चाहे रहने दे, नहीं हटाते हैं इसको थोड़ा सा। आई होप कि आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। ध्यान से देखना, जो भी मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ध्यान से देखना, समझना, नहीं समझ में आए पूछना, कमेंट करना, पूछना, डेफिनेटली हम लोग आंसर करेंगे। तो चलो, कहता है कि पहला सिनेरियो था कि जो दोनों चार्जेस थे वो क्या थे, इक्विलिब्रियम पे थे। एंगल कितना था दोनों के बीच में, 45 डिग्री, प्लस क्यू प्लस क्यू, एंगल कितना 45 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये तो अपन वो वाला बैलेंसिंग वाला आपने सिखाया था कि हाँ इसमें टेंशन लग रहा होगा। मान लो इस वाले चार्ज पे हम लोग को फोर्स बैलेंस कर रहा है, मान लो मास m है इस चार्ज का, तो इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, Fe। हाँ ठीक है लग रहा होगा।
नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, मतलब हाँ ठीक है mg लग रहा होगा। अब बोलोगे सर टेंशन भी तो लग रहा होगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे सर। मैंने बोला हाँ टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक t cos थीटा ये 45 डिग्री, तो t cos 45 डिग्री, और दूसरा इधर t sin 45 डिग्री। आप बोलोगे हाँ ये तो पता है, t sin 45 किसको बैलेंस कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और t cos 45 किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। लिख दो, ये इक्वेशन तो अपने को लिखने आता है। हाँ मतलब मैंने बोला हाँ लिखने आता है, t cos 45 डिग्री बराबर mg, लिख दिया। t sin 45 बराबर क्या होगा, अब बोलोगे सर के क्यू स्क्वायर, बोला हाँ ये तो पता है मेरे को, एल साइन 45, दूसरा लेंथ भी कितना होगा एल साइन 45, तो दोनों लेंथ कितने हो जाएंगे 2l साइन 45 का होल स्क्वायर। मैंने बोला हाँ ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो t साइन 45 और t cos 45, t तो कॉमन है, cos 45 और sin 45 उसकी वैल्यू कितनी होती है, दोनों की सेम होती है, तो इसको mg लिख दो, t sin 45 की वैल्यू mg लिख दो। आप बोलोगे हाँ लिख दो, मैंने बोला लिख दिया। के क्यू स्क्वायर ऊपर ही रहने देते हैं, बोला लिख रहने देते हैं, 2l रहने देते हैं, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, बोला हाँ लिख दो 1/√2, सबका स्क्वायर करो। यहाँ तक की बात हम लोगों ने लिख ली कि mg बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l अपॉन 1/√2 लिख लिया। अब चलो इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर है, तो ये भी लिखेंगे 4l स्क्वायर, 1/√2 है तो 1/2 लिख दिया, तो 2 से 2 इधर उड़ा दिया, नीचे बचा कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं mg बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 2mg बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लिख सकते हैं। छाप लो यहाँ तक, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलो इसको हटाते हैं, इतना बड़ा जो सॉल्यूशन दिया है उसको हटाते हैं, अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे एक ही रिलेशन आया इन सबको सॉल्व करने के बाद, क्या रिलेशन आया कि 2mg बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत शिद्दत से आराम से बैठो और सोचो जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब क्या हुआ कि ये चार्जेस 53 डिग्री पे थे, दोनों के बीच एंगल कितना था 53 डिग्री। अभी दोनों को छोड़ दिया गया, प्लस क्यू, तो ये चार्जेस किधर जा रहे होंगे, एक उधर की तरफ ऐसे। अगर मान लो पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो इसका मोशन कैसे होगा देखना, नीचे वाले का ऐसे मोशन हो रहा होगा, ऐसे मोशन हो रहा होगा, ऐसे। तो लिखते हैं कैसे जाएगा ये, दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ कैसे जा रहे होंगे, ऐसे इसका मोशन होगा, ऐसे की तरफ जा रहे होंगे। आप बोलोगे हाँ सर जा रहे होंगे, डेफिनेटली जा रहे होंगे। किधर की तरफ जा रहे होंगे, ऐसे मोशन कर रहा होगा, बोले हाँ मोशन कर रहा होगा। तो अब बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट पे इसको हम लोगों ने छोड़ा, जिस पॉइंट पे मान लो ये इस चार्ज को 53 डिग्री एंगल पे था, इसको हमने छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा। अगर मान लो मैं यहाँ से किसी चीज़ को छोड़ता हूँ तो इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी नहीं होगी, जैसे छोड़ा वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। वैसे इस वाले केस में होगा कि अगर हम लोगों ने इसको छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बोलो ठीक, ये आपको पता है। अब जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे की तरफ जा रहा होगा। अगर ऐसे झूल रहा है, अगर ऐसे ये पेंडुलम झूल रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। और ये वाला ऑब्जेक्ट अगर घूम भी रहा है, एक तो दो टाइप के इसके एक्सेलरेशन होंगे, एक तो ट्रांसलेशन होगा जो ऐसे की तरफ मूव कर रहा होगा, और दूसरा जो घूम रहा है तो ओमेगा भी तो आएगा, ओमेगा की वजह से भी तो एक्सेलरेशन होगा। तो
ये सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है, ए आर, इसको ए आर मान लेते हैं, इसको ए टी मान लेते हैं। तो ए आर कितना होगा, आप सबको पता है कि ए आर बराबर होता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर ये लेंथ है, लेंथ है, तो v कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इस डायरेक्शन में जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा मैं जल्दी जल्दी इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब ने 11th में ये चीज़ पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर क्या होता है, सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे वो चीज़ें मैं दोबारा पढ़ा नहीं रहा। मेरा बेसिक मोटिव ये है कि आपको ये क्वेश्चन जो पेंडुलम वाले प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है वो सिखाना है, इसलिए मैं उस पर डीपली नहीं जा रहा हूँ। चलो ये बात समझ में आ गई। तो इधर वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब बचा क्या, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, आप बोलोगे हाँ वही बचा। अच्छा, इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे अभी भी, एक mg इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा, आप बोलोगे हाँ mg नीचे की तरफ लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा होगा, इस पे Fe फोर्स भी तो लग रहा होगा इधर की तरफ, आप बोलोगे हाँ लग रहा है ये, और इस पे टेंशन भी लग रहा होगा इधर की तरफ, आप बोलोगे हाँ सर टेंशन भी लग रहा है इधर की तरफ। ध्यान से देखना, अभी मैं इस चार्ट पे क्या करने जा रहा हूँ, जो फोर्सेस मैं लिखूंगा उसको बहुत ध्यान से देखना, समझना, नहीं समझ में एक बार दो बार वीडियो देखना, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। चलो एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, इसको हटा रहा हूँ। एक चार्ज को हम लोगों ने पकड़ लिया, वो वाला चार्ज पकड़ लिया हम लोगों ने, उस पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, किधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, उधर की तरफ, बोलोगे हाँ सर लग रहा है। एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ, और यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ। ये वाला समझा दिया मैंने कि इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, उसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। अभी भी उस पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा होगा, टेंशन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, और mg क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ। ध्यान से देखते रहो, समझते रहो। Fe किधर लग रहा है, उधर की तरफ, टेंशन किधर, mg का फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। ये जा किधर रहा है, इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और इसमें जो टेंशन लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ। देखो इधर की तरफ लग रहा है, आप बोलोगे हाँ सर लग तो रहा है, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने टेंशन। फोर्सेस को कैसे तोड़ना है आपको समझ में आ गया, आना तो बोलो सर समझ में तो आ गया है। अब आप ये बात बताओ कि ये सारे एंगल्स कितने होंगे, मैं बताता हूँ ना। चलो इसको इधर थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इस वाले को इधर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इस वाले को थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ मैं। इस पे mg इधर लग रहा होगा, Fe इधर लग रहा होगा, टेंशन इधर की तरफ है, देखना टेंशन इधर की तरफ। तो अच्छा ये एंगल बताना, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, आप लोग सर 53 डिग्री, तो ये एंगल भी लिख लूँ, ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। देखो वहाँ से इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये कितना होगा टोटल 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री, तो ये एंगल 53 डिग्री लिख लूँगा। ये समझ में आया, ध्यान से देखो। देखो ये वर्टिकल से टेंशन कितना एंगल बना रहा है, अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 53 डिग्री होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे 53 डिग्री लिख लिया। अब देखो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ऐसे ऐसे उसका एक्सेलरेशन है, ऐसे उसका एक्सेलरेशन है, तो ये वाला अगर 53 डिग्री है, अगर ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 37। ये अगर 37 है तो इसमें और इसमें देखो, अगर ये तो ये टोटल कितना 90, अगर ये 37 तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। वैसे सिमिलरली अगर ये 53 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री, अपोजिट एंगल। तो लिख दिया हम लोगों ने। अब आपको काम क्या करना है, अब बोलोगे सर इतना किया क्यों आपने, तो जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा फोर्सेस का कंपोनेंट हम लोग उसी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही लेने वाले हैं। जो भी फोर्सेस होंगे इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उस वाले चार्ज पे, उन सब पे हम लोग एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही सारे फोर्सेस का कंपोनेंट लेने वाले हैं। अब सारे फोर्सेस का कंपोनेंट अगर एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वाले
एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में ले लेंगे तो अपने को इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा। इसका एक प्रोसेस ही होता है, आपको जो फॉलो करना है। चलो फॉलो किया हम लोगों ने। तो आप बोलोगे सर अगर एफ वी है तो एफ वी का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो नहीं होगा, उसके अपोजिट में होगा। मतलब ठीक है, लिख दे एफ वी कॉस 53 डिग्री। अब बोलोगे हाँ सर लिख दिया। एम जी का कंपोनेंट किधर लेंगे, इधर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में एम जी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन 53 डिग्री। मैंने बोला ठीक, तुमने भी बोला ठीक। ये अभी इक्विलिब्रियम में तो है नहीं कि ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इस पे देखो, अगर मान लो इस डायरेक्शन में अगर ये वर्टिकल मान लेते हैं, अगर एक पल के लिए हम लोग वर्टिकल मान लेते हैं, स्लाइटली वर्टिकल मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि इसको इस डायरेक्शन में दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक एफई का कंपोनेंट है इधर की तरफ और एक एमजी का कंपोनेंट है इधर की तरफ, ठीक है। तो अगर मान लो चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, इसलिए वो चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है। आप बोलोगे हाँ आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे। नेट फोर्स क्या लिखोगे इस पर, अच्छा एफ इज इक्वल टू एम ए, कितने लोगों को पता है, एफ नेट बराबर एम ए। अब ए यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसलेशन है, एम क्या है, मास ऑफ चार्ज है, और एफ नेट क्या होगा, एम जी साइन 53 इधर लग रहा है और एफ ई कॉस 53 उधर लग रहा है, तो ऐसे लिख दें एम जी कॉस 53 डिग्री माइनस एफ ई कॉस एफ ई साइन 53 डिग्री माइनस एफ ई कॉस 53 डिग्री लिख सकते हैं। नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए इंटू टी। अगर अपने को ये वैल्यूज पता हो जाए तो ट्रांसलेशन टी पता लग जाएगा, ए टी पता लग जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है चलो पता लग जाएगा, करते हैं। अब आप लोग में से बहुत लोगों को साइन 53 डिग्री और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू याद नहीं होगी, तो उसको एक मैं तरीका बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे, ध्यान से देखना। जब भी अगर कॉस 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री या 37 या 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो आप एक डायग्राम रट्टा मार लो, अब भी सही। ये है डायग्राम, अब बोलना है यहाँ पे 37 डिग्री, यहाँ पे 53 डिग्री, इसको बोलना 5 4 3, क्या लिख देना 5 4 3। तो चलो वहां से देख के बताओ कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब बोलोगे सर साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5। मैंने बोला हाँ ठीक है, लिख दो एम जी इंटू 4/5। मैं बोला हाँ लिख दो। फिर आप बोलोगे सर एफ ई कॉस 53 डिग्री है तो एफ ई लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और बात बताओ, एफ ई की वैल्यू कितनी थी, एफ ई कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब बोलोगे सर 3/5। मैंने बोला हाँ 3/5 लिख दो, बराबर एम इंटू ए इंटू टी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब बोलोगे सर आपने ये तो फोर्स निकाला ही नहीं, तो चलो निकालते हैं अभी। मिटाओ इसको, हटाऊं मैं इसको। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप इसको ध्यान से, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड है, बट आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, प्रोसेस फॉलो करते जाना है। मैं जितना इजी से इजी वे हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको डाउट होता है डेफिनेटली पूछना। ये लेंथ एल है तो ये लेंथ क्या होगी और ये लेंथ क्या होगी, तो आप सबको पता है कि अगर ये 53 डिग्री, ये 53 डिग्री, तो ये क्या होगा L साइन 53 डिग्री, ये भी क्या होगा L साइन 53 डिग्री। तो एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ ई बराबर देखो बताओ हमको, एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं। आप लिखोगे सर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L साइन 53 डिग्री का होल स्क्वायर। मतलब हाँ लिख दोगे सही, लिखोगे तो जरूर ही। चलो के क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा 25 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 64। तो ऐसे लिख सकते हैं 25 के क्यू स्क्वायर अपॉन 64
4l² आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक और चीज देखो, अभी हम लोगों ने निकाला था KQ² की वैल्यू कितनी है, KQ² की वैल्यू कितनी है 2mg, ठीक है। तो आप लिख दोगे 25 इंटू 2mg/64, 32 से कट गया तो 25mg/32, Fe की वैल्यू आ गई इतनी, आ गई। अब चलो सिंपल है, अब इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, रखें, इसको फर्स्ट माना था हम लोगों ने, तो यहाँ पे mg इंटू 4/5 माइनस Fe की वैल्यू कितनी है 25mg 32 इंटू 3/5 बराबर m इंटू 80, m से m उड़ा दिया। अब देखो ये आ गया, तो g 45 माइनस 53 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15g/32, तो g बाहर निकाल दो, 4/5 माइनस 15/32 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.